हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, जय हिंद। मैं के आर सर आप सभी को सम्राट इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आपके सिलेबस का पहला चैप्टर पोएट्री सेक्शन का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आइए मेरे साथ। तो पोएट्री सेक्शन जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है, पोएट्री सेक्शन और पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो। तो सबसे पहले हम इसके कवि के बारे में जानना चाहेंगे एंड देन आफ्टर कविता के बारे में शुरू करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप लोग अगर होगा पता तो अच्छी बात है, नहीं तो हम जानेंगे कि सबसे पहले पोएट यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो के जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उनका नाम है जॉन डन। जॉन डन। पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो, जिसके बारे में हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले कविता के बारे में जानना है, सॉरी कवि के बारे में जानना है। और कवि जो है जिनका नाम है जॉन डन, आगे उनके बारे में जानना चाहेंगे। कवि जो जॉन डन साहब हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। और लंदन कहाँ पड़ता है? वो इंग्लैंड में पड़ता है। तो कवि जॉन डन साहब का जन्म हुआ था लंदन में, ठीक है ना। तो कवि का जन्म भी हुआ होगा, तो आइए बोर्न ऑन, इनका जन्म जो हुआ था 1572 ईस्वी में हुआ। लंदन में इनका जन्म हुआ था 1572 यानी 1572। और इनका जो डेथ हुआ था डाइड ऑन 1631। तो बेसिक जानकारी सबसे पहले मैं सिर्फ इसे रिकॉल करना चाहूंगा कि कवि का नाम जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो के कवि हैं जॉन डन साहब हैं। इनका जन्म लंदन इंग्लैंड में हुआ। इनका जो जन्म हुआ 1572 यानी 1572 को हुआ। और इनका जो डाइड यानी निधन जो हुआ 1631 ईस्वी में। धीरे धीरे और आगे जानकारी बढ़ेंगे। और इन्होंने आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज्यादा महानता हासिल किए, जिसके वजह से इनको मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। कौन सा पोएट कहते हैं इनको? मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट। आध्यात्मिक के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नाम हासिल करने के कारण जॉन डन साहब को एक उपनाम दिया गया बाबू, जो मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने गए। आगे इनके बारे में धीरे धीरे जानकारी और बढ़ेंगे। तो इनके बारे में और जानना चाहेंगे। तो इनकी एक बिलावृत्ति जिसके ऊपर आधारित एक कविता भी है, बिलावृत्ति प्रेमिका। तो इनकी प्रेमिका का नाम था एने मोर। इनकी ब्लड थी एने। कहानी कुछ ऐसा होता है कि इनके सहायक यानी कहते हैं कि इनके जो पैट्रोन्स थे, जो जिनके आसपास रहते थे, तो पड़ोसी में थे ये। और एने मोर इनसे प्रेम हो जाता है। जैसे आप रूम वगैरह लेकर के रहते हैं पढ़ाई करने के लिए, अगर बगल में चक्कर चल जाता है, किसी से आंख लड़ जाता है, प्रेम हो जाता है, तो वही सबसे अच्छा लगने लगता है। तो कहानी कुछ ऐसा ही था। इसको जॉन डन साहब को आंख लड़ गया था, प्रेम हो गया था एने मोर से, ठीक है ना। तो इनसे शादी भी की और इन्हीं के ऊपर आधारित एक कविता भी है। एक प्रेमी और एक प्रेमिका के बीच के ऊपर कविता भी है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो। तो आगे आना चाहेंगे, कवि के बारे में और जानना चाहेंगे। तो एक फैमिली से बिलोंग करते थे। कैसा फैमिली से बिलोंग करते थे? तो रोमन कैथोलिक फैमिली। ऐसा ये मतलब प्रोस्पेरस थे, समृद्ध थे, धनी भी फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन फैमिली रोमन कैथोलिक होने के कारण इनको थोड़ा नीचा दिखाया गया। और अभी हमने बोला कि इनकी बिलड जो एने मोर थी, जिससे शादी किए, इसके वजह से इनको जेल तक जाना पड़ा। ये जेल भी काटे, जेल में भी गए थे। वैसे भी प्रेमी लोग शादी करने वाले, इश्क करने वाले, जेल ये सब तो कॉमन चीज है और जेल तक चल जाते हैं, लेकिन प्रेम नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, आगे हम जानना चाहेंगे कवि के बारे में। और तो एक पढ़ाई कहां से, कौन से यूनिवर्सिटी से किए? तो ये यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की पढ़ाई हुई थी। यहाँ पे सिचुएशन कुछ और होता है कि जॉन डन साहब को ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था बिना डिग्री दिए हुए इनको निकाल देता है, बिना डिग्री दिए हुए निकाल देता है। लेकिन खैर इनको सीखना होता है, जानना होता है। ये क्या जाना है यूनिवर्सिटी
और आगे भी देखिए इनके बारे में। 42 साल की उम्र में, मात्र 42 साल की उम्र में ये चर्च के उपदेशक बन गए। एट द एज ऑफ ओनली एट द एज ऑफ 42 ये चर्च के उपदेशक बन गए। चर्च के उपदेशक बन गए, सिर्फ 42 साल की उम्र में चर्च के उपदेशक बन गए। थोड़ा सा नीचे आना चाह रहा हूं, तो यहां पे लिखना चाहिए आप। तो टाइप क्या है? कविता का एक टाइप होता है जो स्वीडिश पोएट के लेकर जो जॉर्डन साहब है, तो जो कविता लिखा है, कविता का अपना टाइप होता है कि किस टाइप का कविता है। तो ये लव पोएम है, लव पोएम है, ठीक है। और टोटल लाइंस, इस कविता में टोटल लाइंस जो है 40 लाइंस, 40 लाइन की कविता है, 40 लाइन की कविता है, ठीक है। फिर मैं रिकॉल एक बार करना चाहूंगा। तो पहला चैप्टर स्वीडिश लव आई डू नॉट गो, जिसके लेखक कवि यानी पोएट है जॉर्डन साहब। इनका जन्म बोर्न कहां हुआ? तो लंदन में हुआ, जो इंग्लैंड में पड़ता है। बोर्न ऑन, जन्म कब हुआ? तो 1572 यानी 1522। दे आर डाइड यानी निधन कब हुआ? तो 1631। पोएट जाने जाते हैं किस कवि के नाम से जाने जाते हैं? द मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं। इनकी बिलव्ड एक प्रेमिका थी, प्रेमिका का नाम क्या है? उसको एने मोर। क्या नाम है? एने मोर। इनके फैमिली कौन से फैमिली से बिलोंग करते थे? तो रोमन कैथोलिक फैमिली। कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और कितने साल की उम्र में इन्होंने प्रीचर बना चर्च का? तो 42 साल की उम्र में। और एक कवि के बारे में एक टाइप कैसा है? तो लव पोएम है, ठीक है ना। टोटल लाइंस उसमें कितने हैं? तो 40 लाइंस है। और नोन फॉर, जाने जाते हैं, नोन फॉर, ये किस लिए ज्यादा फेमस है? वैसे तो कवि लिख रहे हैं, बहुत कुछ लिखे होंगे, स्टूडेंट भी रहे होंगे, लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी काम के लिए ज्यादा प्रसिद्ध होता है, ज्यादा जाना जाता है। तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स लिखने के लिए कवि मशहूर है, जॉर्डन साहब मशहूर है। तो ये था कवि के बारे में जानकारी, और इसके बाद हम लोग कविता करेंगे। शुरू करते हैं कविता। कवि के जानकारी के बाद हम कविता में आए हैं, और कविता का ये पहला स्टैंजा। तो पहला स्टैंजा हम करने वाले हैं, और पहला स्टैंजा हम शुरू करने वाले हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझने वाले हैं कि कवि जो जॉर्डन साहब है अपने प्रोजेक्ट कविता स्वीडिश लव आई डू नॉट गो में क्या बोले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लाइन, स्वीडिश लव आई डू नॉट गो for weariness of thee, nor in the hope that world can show a fitter love for me. But since that I must die at last, 'tis best to use myself in just. अब एक एक लाइन में हिंदी करेंगे। सबसे पहला लाइन है स्वीडिश लव आई डू नॉट गो। ये लव वर्ड जो है, ये समझने से पहले सिचुएशन को समझिए कि क्या सिचुएशन पहले था। सिचुएशन पहले समझ जाएंगे तो कविता समझने में आपको आसानी होगी। जॉर्डन साहब जो थे, जो शादी किससे किए थे, उनके बिलव्ड कौन थी? एने मोर। तो सिचुएशन एक दिन ऐसा आता है कि किसी काम की वजह से जॉर्डन साहब को कहीं जाना होता है। तो जो कहीं जाना होता है, तो उस समय एने मोर की जिद करने लगती है कि हम भी चलें। अब औरत तो इकट्ठी होती है और जिद तो मानती नहीं है। तो जब ये जिद करने लगी तो जॉर्डन साहब उसे मनाते हैं, और मनाते हुए एक कविता को लिखते हैं, और मनाते हुए कहते हैं, पहला ही वर्ड बोलते हैं स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट का मतलब सबसे मीठा, और लव बोले हैं अपने प्रेमिका, अपने बिलव्ड एने मोर। उसी को बोल रहे हैं, बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सोना बाबू मान जाओ, आ जाएंगे। तो यहां देखो कह रहे हैं स्वीडिश लव ऐ मेरी दिलों के करीब, ऐ मेरी प्रेमिका, ऐ मेरे दिलों के करीब, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा, ऐ मेरी दिलों के करीब, ऐ मेरे प्रेमिका, ऐ मेरे एने मोर, मैं नहीं जा रहा हूं। हालांकि जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको मनाने के लिए क्या क्या शब्द बोलते हैं। जैसे आप अपने, अगर आपको कोई होगा या होने वाला
होगा या किसी का रहता है तो अपने वाली को बड़ा सुंदर सुंदर शब्दों से, मीठे मीठे शब्दों से मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सोना बाबू मोना कह के मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जॉर्डन साहब जो है वो अपनी प्रेमिका एनी को मना रहे हैं पहले शब्द से, नमस्ते, बड़ा खूबसूरत शब्द से, स्वीटेस्ट लव, ऐ मेरे दिलों के करीब, ऐ मेरी अजीज, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा, हालांकि जा रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा आपने नोटिस किया होगा वो का स्पेलिंग में, तो स्पेलिंग के बारे में भी हम चर्चा करके बताएंगे कि स्पेलिंग यहाँ पे GOE क्यों है, मी में AWE क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा इसके बारे में करते हैं, फिर हम बताएंगे इसके बारे में कि क्यों है ये डबल। फॉर बियरिनेश ऑफ डी, तो डी का मतलब होता है, इस डी का मतलब होता है यू यानी तुम, और इस बियरिनेश का मतलब होता है, बियरिनेश जो वर्ड देख रहे हैं, इस बियरिनेश का मतलब होता है थक जाना या ऊब जाना, थक जाना या ऊब जाना। तो कहते हैं कभी कि स्वीटेस्ट लव है, मेरी महबूबा है, मेरी प्रेमिका है, मेरी अजीज, मैं नहीं जा रहा, हालांकि जा रहे हैं तो समझा रहे हैं मैं नहीं जा रहा, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे ऊब गया हूं, तुमसे थक गया हूं, तुमसे थक गया हूं, तुमसे मतलब एनेबो से, मतलब मैं तुमसे ऊब गया हूं, इस उम्मीद से नहीं जा रहा हूं कि तुम मुझे अब अच्छी नहीं लग रही हो, तुम मुझे खराब लग रही है इसलिए मैं जा रहा हूं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं जा तो रहा हूं लेकिन इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे ऊब गया हूं। नो, ना तो इन द होप, और ना तो मुझे आशा है, ना तो, नॉट का मतलब ना तो, द वर्ल्ड दुनिया कैन शो जो दिखा सकता है, अ फिटर लव सच्ची मोहब्बत, फिटर लव का मतलब होता है सच्ची मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत फॉर मी, मेरे लिए, यानी और ना तो मुझे आशा है, ना तो मुझे उम्मीद है कि ये जो दुनिया वाले हैं, ये जो दुनिया वाले हैं दिखा सकते हैं, कैन शो दिखा सकते हैं, अ फिटर लव फॉर मी, मेरे लिए तुमसे ज्यादा, मेरे लिए तुमसे ज्यादा ये दुनिया वाला सच्ची मोहब्बत बचा के रखे हुए मेरे लिए नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, इस वजह से मैं नहीं जा रहा, इस वजह से मैं नहीं जा रहा, इस वजह से मैं नहीं जा रहा। फिर से मैं एक बार समझाऊं इंशाअल्लाह का मतलब कि ऐ मेरी प्रेमिका, ऐ मेरे दिलों के करीब, मैं नहीं जा रहा, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि तुमसे थक गया हूं, तुमसे थक गया हूं, तुमसे ऊब गया हूं, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो, और ना तो मुझे ये दुनिया वालों से आशा है, ना तो मुझे आशा है ये दुनिया मतलब आशा होगी, और ना तो मुझे दुनिया वालों से आशा है कि तुमसे ज्यादा मुझे सच्ची मोहब्बत कर सकते हैं। इच्छा का मतलब था, आई होप कि समझ में आता हो। आगे बढ़ते हैं। बट सी, हाँ चुकी दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, हाँ चुकी ऐसा होगा कि एक न एक दिन मैं मर जाऊंगा, हाँ चुकी एक दिन ऐसा होगा कि ऐसा जरूर होगा कि एक न एक दिन मैं मर जाऊंगा। बट से चुकी दैट आई मस्ट डाई, डाई का स्पेलिंग आप देख रहे होंगे तो सोच रहे हो डाई का स्पेलिंग तो DI होता है, लेकिन अभी बोले ना कि चर्चा करेंगे तो बताएंगे। तो मस्ट डाई, मैं मस्त मर जाऊंगा एट लास्ट अंत में, दिस बेस्ट, इससे बेटर है टू यूज माय सेल्फ इन जस्ट, जस्ट का मतलब होता है मजाक, मस्खरा, मस्तीपन, इस समय जिंदगी गुजारना, हंसी खुशी में जिंदगी गुजारना, जस्ट का मतलब होता है खुशी खुशी। तो यहाँ पे जोड़ रहे हैं कभी, हाँ चूंकि एक दिन ऐसा होगा कि मैं मर जाऊंगा, तो इससे बेटर है, दिस बेस्ट, इससे बढ़िया है कि मैं कुछ दिन तुमसे दूर रहूं, ताकि तुम मेरे बगैर जीने की आदत पड़ जाए। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जो भी मैं तुमसे दूर रहूं, तो मेरे बगैर तो तुम जी ली ना 5 महीना, 2 महीना, 4 महीना, लेकिन ऐसा समय आ जाए कि मैं मर जाऊं, मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तो मेरे बगैर भी तुम जी सकती हो, और टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तुम मेरे बगैर अपने आप से मस्खरा बन करके जीवन गुजार सकती है। तो इस पूरे लाइन का मतलब क्या था? यह मेरी अजीज है, मेरी प्रेमिका, मैं जा रहा हूं, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि तुमसे उब गया हूं, तुमसे थक गया हूं, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो, और ना तो मुझे आशा है कि जो दुनिया वाले हैं तुमसे ज्यादा मुझे प्यार कर सकते हैं, तुमसे ज्यादा मुझे सच्ची मोहब्बत दे सकते हैं, ऐसा मुझे आशा भी नहीं है। हाँ चूंकि फिर ऐसा होगा कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा, तो
तो इससे बेस्ट है कि मैं अपने आप को कुछ दिन तुमसे दूर रखूं, ताकि मेरे बगैर तुम जीने की आदत हो जाओ और अंततः मैं दुनिया से चला जाऊं तो तुम्हें जीने में ज्यादा तकलीफ ना हो। पहला स्टेज था। अब आते हैं दूसरा स्टेज। फर्स्ट पैसेंजर का लास्ट लाइन जो समय नहीं लिख पाया था, 10 by hint deaths to die, यानी कवि कहना चाह रहा है कि जो फेंट डेथ का मतलब पहले समझिए। फेंट्स डेथ का मतलब होता है झूठी मौत। फेंट्स डेथ इसका मतलब होता है झूठी मौत। झूठी मौत का मतलब कि कोई परिवार का व्यक्ति अगर आपके नजर से ओझल है या कहीं दूर दराज नौकरी कर रहा है या कहीं काम कर रहा है या कहीं दूर शहर में रह रहा है तो आपके नजर से तो ओझल है, वो तो मर तो नहीं गया व्यक्ति, लेकिन क्या है वो नजर से ओझल होने के कारण उसको बोलते हैं फेंट डेथ। तो कभी वही कहना चाहता है कि मैं कुछ दिन तुमसे दूर हो जाऊं ताकि मेरे न रहने पर भी तुम जीने की आदत पड़ जाओ और फाइनली जब मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम्हें जीने में तकलीफ ना हो। आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड नंबर 2 में। यस्टर नाइट, कल की रात। यस्टर नाइट का मतलब कल की रात। द सन का स्पेलिंग भी आप नोट कर सकते हैं, देखिए वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे। देखो ना, बहुत समझाने का प्रयास कर रहे हैं अपने बिलव एनिमल को, कहीं जाना था उनको, जीत बचा रही थी, तो कविता के माध्यम से वही बताया गया कि कैसे समझा रहे हैं। आजकल के तो लोग या कोई भी होगा तो ढोला पर लगा देगा जैसे, लेकिन कितना खूबसूरती से अपने प्रेमिका, अपने चहेते को, अपने दिल लगी को, अपने दिलों के करीब को कितने ढंग से समझा रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो ना, कल का सूरज, कल का एस्ट्रोनॉट मतलब कल का सूरज, सन मतलब सूरज, सन का स्पेलिंग में देख सकते हैं। तो हम बताएंगे कि स्टैंडर्ड के तुरंत बाद अभी बताते हैं कि क्यों होता है ऐसा। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल का सूरज चला गया था, यानी डूब गया था। हेंस और अतः और इट इज हियर टुडे, और आज फिर आ गया। कहां से एग्जांपल लेकर के कभी अपने प्रेमिका एनिमल को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो ना, कल का सूरज चला गया था एंड इट इज हियर टुडे, आज फिर आ गया है। ही हैड का मतलब हैज, हैड का मतलब हैज। ही हैज नो डिजायर, इच्छा, डिजायर का मतलब इच्छा, नॉर सेंस मतलब बुद्धि। ही किसके लिए डिनोट किया गया? तो सन के लिए। ये किसके लिए बताया गया? तो सन के लिए बताया गया। ही किसके लिए? सन के लिए। तो कहता है कि he had no desire nor sense, यानी सन के पास ना तो कोई इच्छा है और ना तो कोई बुद्धि है। nor half so short away, और कितनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है सन को यहाँ से, जब निकलता है, कूदता है तब और डूबता है तब। क्या उसके पास कोई शॉर्ट रास्ता है कि तुरंत गया तुरंत ऐसे आ गया? नहीं। ठीक वही उसी रास्ते से जाता है और उसी रास्ते से फिर जाता है, उसी रास्ते से आता है जाता है, कोई शॉर्टकट तरीका उसके पास नहीं है। They fear not to me, तो तुम मुझे लेकर क्यों डर रही हो? ठीक है ना? फिर से मैं यहाँ तक क्लियर करना चाहूंगा कि कल का सूरज चला गया था और आज फिर आ गया है। उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, उसकी कोई भी लड़का नहीं है, उसकी कोई प्रेमिका नहीं है, लेकिन बेचारा फिर आया। लोग तो चक्कर काटते रहता होगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, नहीं अब मिल जाए, अब दिख जाए, बस एक बार। ठीक है, तो वहां से कहां कभी समझाना चाह रहे थे कि सूरज के पास कोई इच्छा भी नहीं है, कोई बुद्धि भी नहीं है, लेकिन बेचारा जैसे कल आया ठीक उसी रास्ते से होकर के आज भी आया। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, उसके पास कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं, कोई रास्ता अपना करके आया। देन तो तुम मुझे लेकर के क्यों डर रही हो? तुम इतना चिंतित, फियर का मतलब डरना, फियर का मतलब डरना, नॉट टू बी, मेरे बारे में तुम इतना मत डरो, बट बिलीव दैट, भरोसा रखो। बिलीव का स्पेलिंग को देखेंगे थोड़ा कैसे, सच के बारे में बता रहे हैं, बट बिलीव दैट, कि भरोसा रखो, आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक। कहता है यदि तुम मुझे सच्चे मन से याद करोगी, अगर कोई समस्या आएगा तो जितना समय सूरज लेता है ना अपने मुकाम तक जाने के लिए, मैं उससे ज्यादा गतिमान होकर के तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे बुलाओ, तुम मुझे चाहो, शिद्दत मन से बोलो, तो सूरज के मुकाबले मैं तुम्हारे पास
ज्यादा तेजी से, ज्यादा स्पीड से तुम्हारे पास आऊंगा। सीन साइड है, मोर विंग्स एंड स्पार दे दी। सूरज के पास तो पंख नहीं है, पंख नहीं लगाता है, लेकिन हम विंग्स का मतलब पंख होता है। हम पंख लेकर के जैसे पंख से उड़ान भर करके आते हैं ना, तो मुझे सच्ची मन से शिद्दत से चाहो तो मैं तुम्हारे पास, समझो कि मेरे में पंख लग जाएगा, इतना स्पीड से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इसलिए मुझे लेकर के चिंता मत करो, बल्कि भरोसा रखो। वन शॉट में हिंदी करना चाहूंगा। देखो ना, हमारे पास सूरज चला गया और आज फिर आ गया। हालांकि उसके पास ना तो कोई इच्छा है, ना तो बुद्धि है, ना तो कोई गर्लफ्रेंड है, ना कुछ नहीं है उसका, कोई जीवन साथी नहीं, लेकिन फिर भी बेचारा आ गया। तो तुम और 900 शॉट में उसके पास कोई शॉर्टकट रास्ता भी नहीं है, तो मुझे लेकर तुम डर क्यों रही हो? बल्कि ऐसा भरोसा रखो कि मैं सूरज के मुकाबले तुम्हारे पास ज्यादा गतिमान होकर के आऊंगा। हो सके तो पंख लगा लूंगा, क्योंकि तुम मेरी चाहत हो, तुम मेरे उत्साह हो, तुम मेरे जीवन साथी हो। ये दूसरा नंबर है। आइए तीसरा स्टैंजा में, और तीसरा स्टैंजा हम लोग करने वाले हैं। देखिए कैसे जॉर्डन साहब अपनी महबूबा, अपनी प्रेमिका को तीसरे स्टैंजा में कैसे समझाते हैं, क्या बताते हैं। बोलते हैं, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल। फॉर्चून का मतलब, एक वर्ड मीनिंग पहले समझेंगे। फीबल, फीबल का मतलब कमजोर होता है, और फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, लक, लक। बाकी जी तो समझ रहे होंगे। फॉल का मतलब आना, यहां पे गिरना नहीं है किसी चीज का, आना यहां पे फॉल का मतलब। कांट एड अनदर आवर, तो पहले दो लाइन का मतलब पहले समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओ हाउ फीबल, देखो ना, इज मैंस पावर, मैंस मतलब पूरे लोग को बोला गया है, और पावर का मतलब शक्ति। देखो ना, इंसान की जो शक्ति है वो कितना कितना कमजोर है, यानी इंसान कितना कमजोर है। क्यों कमजोर है वो आगे पता चलेगा। कि दैट इफ, यदि गुड फॉर्चून फॉल, अच्छा भाग आना, फॉल आना, आता है, यानी उसके किस्मत में अच्छा पल आता है, अच्छा भाग रहता है, लक रहता है, तो क्या करता है? कांट एड अनदर आवर, कांट नहीं जोड़ सकता है, एड मीन्स जोड़ना, अनदर आवर, आवर का मतलब अगले लम्हे को यानी दूसरे लम्हों के आने वाले समय को वो जोड़ नहीं सकता है। कब? जब उसके किस्मत में अच्छा पल होता है, अच्छा भाग्य होता है, जब उसके किस्मत में अच्छा फॉर्चून होता है, तो वो ऐड भी नहीं कर सकता है। ठीक है। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, लॉस्ट मतलब खो देना, आवर रिकॉल फिर से पुनः वापस लाना, और ना तो बीते हुए समय को वो वापस ला सकता है, बट कम बैड चांस, अगर उसके किस्मत में, यदि उसके किस्मत में बुरा समय आता है, बैड चांस, बुरा किस्मत, बुरा समय आता है, तो हटा भी उसे नहीं सकता है। यानी फाइनल इस चार लाइन का मतलब फिर से समझिए। कहता है कवि इस कविता के माध्यम से तीसरे स्टैंजा में अपने प्रेमिका को समझाते हुए बोलता है कि यदि इंसान के किस्मत में अच्छा पल होता है, ठीक है ना, और अगर इंसान के किस्मत में अच्छा पल आता है तो अगले लम्हों को जोड़ नहीं सकता है। अगर उसके किस्मत में बुरा चांस होता है तो उसे हटा भी नहीं सकता है। इंसान कितना कमजोर है, इस सेंस में कमजोर का मतलब यहां पे इंसान को बताया है कि उसके किस्मत में अच्छा पल आता है, खुश रहता है, तो उस खुशी वाला समय को कंटिन्यू नहीं रख सकता है ज्यादा दिन तक, और गम वाला समय होता है तो उसे हटा भी नहीं सकता है। इतना शक्तिमान इंसान नहीं है। ठीक है, आया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इटसेल्फ आवर्स अस टू एडवांस। अब यहां पे कभी और जोड़ना चाहता है कि हम लोग इस जर्नी को ज्वाइन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, किसमें? अपने स्ट्रेंथ में, कि ये तो होना ही था, इसको कौन टाल सकता है।
इसको कोई टाल सकता है क्या? ये तो होना ही था, ऐसे कह करके, इस बात को कह करके, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और इसे हम ये पढ़ा देते हैं, किसी को ये सिखा देते हैं कि ये तो होनी है, ये तो होनी है, ये तो रोक ही नहीं सकता, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा। मतलब कि किसी के किस्मत में अच्छा पल आएगा तो आएगा, बुरा पल आएगा तो आएगा, इसे हम हटा नहीं सकते हैं, बल्कि इसको एक कहकर टाल देते हैं कि इसको कोई नहीं रोक सकता है, ये होनी है, ये होके ही रहेगा, और उसे अपने स्ट्रेंथ में शामिल कर लेते हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता है। इट सेल्फ अस आवर अस टू एडवांस, और आगे भी, एडवांस का मतलब यहाँ पे आगे का अर्थ है, और आगे भी ये होता ही रहेगा। फाइनल मैं ऊपर से नीचे तक बताना चाहूंगा इस स्टैंजा का मतलब, कि देखो ना इंसान कितना कमजोर है, कि देखो ना इंसान कितना कमजोर है, कि यदि उसके किस्मत में अच्छा समय आता है तो अगले लम्हों को जोड़ नहीं सकता है, और अगर उसके किस्मत में बैड चांस, बुरी किस्मत आता है तो हटा भी नहीं सकता है। इतना शक्तिशाली इंसान नहीं है, और उसे हम लोग इसे अपने स्ट्रेंथ में ज्वाइन करके ये बोल देते हैं कि ये तो होनी था, इसे कौन टाल सकता है, इसे हम हटा नहीं सकते हैं, और उससे भी अपने मजबूती में ऐड कर लेता है। ये पूरी बातें अपने महबूबा, अपने प्रेमिका एनेमोर को बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि मैं भी उसी इंसान के कैटेगरी में हूं, मैं भी रोक लूं अपने आप को, ठहर जाऊं, यहां रुक जाऊं, नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। अभी हम लोगों ने 3 पैराग्राफ किया और 3 स्टैंजा किया, सॉरी 3 स्टैंजा को पहले मैं क्लियर कर देता हूं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेता हूं, तब चौथा स्टैंजा में आता हूं। जॉर्डन साहब अपनी बिलव्ड, अपनी प्रेमिका एनेमोर से दूर जाते हुए, समझाते हुए, जब उनको कहीं जा रहे होते हैं, उनको कहीं जाना होता है, हालांकि उनको जर्मनी जाना होता है, इसमें मेंशन नहीं है, मैं बता रहा हूं, तो कहते हैं कि ऐ मेरी प्रेमिका, आई मेरी स्वीटेस्ट लव, बड़ा गजब शब्दों से संवारते हैं उन्हें और बनाने का प्रयास करते हैं, कहते हैं कि ऐ मेरी बिलव्ड, है मेरी प्रेमिका, है मेरे दिलों के करीब, मैं नहीं जा रहा, हालांकि वो जा रहे हैं, ये कहते हुए समझाते हैं कि मैं नहीं जा रहा, मैं तुमसे दूरी इसलिए नहीं जा रहा कि मैं थक गया हूं, मैं उब गया हूं, अब तुम मुझे अच्छी नहीं लग रही हो, और ना ही मुझे आशा है कि हम दूर जाएंगे तो वहां जो दुनिया वाले होंगे और जो लोग दूसरे होंगे तुमसे ज्यादा सच्ची मोहब्बत कर सकते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। और हाँ, ऐसा होगा कि एक दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे, तो इसलिए कुछ दिन के लिए ही मैं तुमसे अलग रहना चाहता हूं, ऐसा इसलिए कि बिना, बगैर मेरे तुम जीने की आदतन हो जाओ, और अंततः फाइनली मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो तुम्हें जीने में ज्यादा तकलीफ ना हो। पहला स्टैंजा का मतलब था। दूसरे में बोलते हैं, सन से कंपेरिजन करते हुए दूसरे स्टैंजा में कवि कहते हैं जॉर्डन साहब अपने बिलव्ड एनेमोर से कि देखो ना, कल का सूरज चला गया था और आज फिर आया है, और कोई उसके पास शॉर्टकट रास्ता भी नहीं है, वही लंबी दूरी तय करके आता है, हालांकि उसके पास ना कोई बिलव्ड है, ना उसकी पत्नी है, ना कोई जीवन साथी है, हालांकि बेचारा डेली आता है ना सूरज। तो मुझे लेकर डर काहे का, मुझे लेकर तुम मत डरो, बल्कि यदि तुम मुझे सच्चे मन से चाहो, बुलाओ, अगर जरूरत हो वैसे, तो मैं उस सूरज के मुकाबले दुगनी गति से तुम्हारे पास आऊंगा, हो सके तो पंख लगा लूंगा अपने आप में, उड़कर तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मेरे पास उत्साह है, उमंग है, और सबसे बड़ी चीज रे पगली तुम हो। तीसरे पैराग्राफ में हवाला देते हुए कहते हैं कि इंसान, देखो ना इंसान का शक्ति कितना कमजोर है, कि जब उसके किस्मत में अच्छा पल आता है, अच्छा समय आता है, तो उसे रोक नहीं सकता है, उसे पकड़ के रख नहीं सकता है, और जब उसके किस्मत में बुरा समय आता है तो उसे हटा भी नहीं सकता है, और उसे इंसान फाइनली अपने स्ट्रेंथ, अपने पावर में ऐड कर लेता है, और उसे ये कहकर टाल देता है कि ये तो होना ही था, ये तो करनी है, ये तो कर्म है, ये तो
होनी है, ये कैसे टाल सकते हैं, ये होके ही रहेगा। ठीक वैसे ही मैं यहाँ रुक जाऊं, ठहर जाऊं तेरे लिए, नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। अब आता हूं मैं यहाँ पे चौथे स्टैंजा में। कभी का समय अब एकदम जाने का नजदीक आ गया है, पत्नी से एकदम एनिम और बिलव्ड से अलग होने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो उस समय क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। When those sights not win, but sights my soul away। तो कुछ बड़े मीनिंग में यहाँ लिखना चाहूंगा। यहाँ है दो, यहाँ भी दो है, तो कुछ मतलब मैं समझिए यहाँ पे दो, दाय, दाइन, इस सब का मतलब यू होता है, दो, दाय, दाइन, इस सब का मतलब यू होता है। ठीक है, तो वेन दो साइड्स, साइड्स का मतलब कराहना, साइड्स का मतलब कराहना, इस साइड्स का मतलब होता है कराहना। विंड का मतलब हवा होता है, हवा होता है। स्पेलिंग आप देख सकते हैं, तो स्पेलिंग में आप देखेंगे कि काइंड का स्पेलिंग यहाँ भी देखेंगे। आप पीछे वाले पैराग्राफ में भी था, सन का स्पेलिंग SUNNE, ठीक है ना। एस स्पेलिंग में देखें तो SUNNE, बी का स्पेलिंग देखें तो डबल ई, ठीक है ना। मी का स्पेलिंग देखें तो MEE। तो क्या है ना कि इंग्लिश का जो पीरियड था ना, वो 3 पीरियड में इंग्लिश था, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। 1100 ईस्वी तक, 449 से लेकर के 1100 ईस्वी तक, जो 1100 के आसपास के ईस्वी तक जो लिखा गया वो ओल्ड इंग्लिश था, और 1100 से लेकर के 1500 ईस्वी तक जो इंग्लिश लिखा गया वो मिडिल इंग्लिश था, मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। इसका पूरा डिटेल मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश में बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। अभी मैं बताऊं फिलहाल इसका मतलब, इसका जो यूज होता था वो मॉडर्न इंग्लिश में नहीं है। अभी आप लोगों ने सन का स्पेलिंग SUN होता है, अब ये हट करके सीधा यू लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ओल्ड इंग्लिश में इसका यूज होता था, इसका ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था, तो जॉर्डन साहब ने इसका यूज किया है। अब बोलेंगे कि इसका इनका जन्म तो हुआ था 1572 में, 1500 ईस्वी तक ही ओल्ड इंग्लिश, सॉरी मिडिल इंग्लिश रहा, उसके बाद तो मॉडर्न आ गया। ऐसा नहीं था, थोड़ा उसका असर रहा, मिडिल इंग्लिश का असर रहा, तो उसी स्पेलिंग का यूज किया इन्होंने। ठीक है, बताते हैं। भिन्न दो साइड्स, जब तुम, साइड्स कराहना, जॉर्डन साहब अपने लव्ड को कह रहे हैं कि जब तुम कराहती हो, दो, तो तुम साइड्स नॉट विंड, तो तुम ऐसा मत सोचो, तुम ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर से सिर्फ हवाओं का निकलना हो रहा है। कराहना मतलब तुम्हारे मुंह से, नाक से हवाओं का निकलना हो रहा है, नहीं। बट लेकिन चूंकि साइड्स माई सोल अवे, सोल मतलब आत्मा, दिल, अवे का मतलब दूर हो जाना, लेकिन यहां पे है निकल जाना। कहता है कि जब तुम कराहती हो तो तुम ये नहीं सोचो, नॉट विंड, तुम्हारे अंदर से हवाओं का निकलना सिर्फ नहीं हो रहा है, बट साइड्स माई सोल अवे, तुम्हारी जो कराहट है, तुम जो कराह रही हो, मेरी आत्मा उससे बाहर निकल रही है। तुम करा रही हो और मेरी आत्मा बाहर निकल रही है। भिन्न दो, फिर से दो आया यहाँ पे, विप्ट रोना, जब तुम रोती हो, अनकाइंडली, काइंड, काइंड मतलब दयालु, अनकाइंडली का मतलब, अनकाइंडली मतलब बेरहम, 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 काइंड मीन्स दयालु। जब तुम रोती हो अनकाइंडली काइंड, बेरहम की तरह, माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डीके, तो मेरे जिस्म का खून, मेरे शरीर का खून जो होता है डॉथ डीके, जम जाता है। इस 4 लाइन का मतलब मैं एक बार में लेता हूं कि जब तुम कराहती हो तो तुम्हारे अंदर से हवाओं का, तुम्हारे कराहने से हवाओं का अंदर बाहर सिर्फ नहीं हो रहा है, बल्कि मेरा दिल निकल जा रहा है, मेरा आत्मा निकल जा रहा है। ऐसा कब हो रहा है? जब एकदम जाने वाले हैं और एनेम और सिसकियां भर रही है, रो रही है, उस समय बता रहे हैं कि जब तुम कराहती हो तो ऐसा मत सोचो कि तुम सिर्फ कराने से हवाओं का अंदर बाहर निकलना हो रहा है, नहीं, बल्कि ऐसा है कि मेरी आत्मा जो है ना, मेरे शरीर से निकल जाता है जब तुम कराहती हो,
और जब तुम रोती हो बेरहम की तरह, चुप कराने से भी चुप नहीं होती, बेरहम की तरह जब रोती हो तो ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म का सारा खून जम गया है। इट कांट बी, ऐसा तो मत करो मेरी जान। ये भी भावुक होते हुए अपने पत्नी, अपने बिलव्ड एनिमोर को मना रहे हैं। ऐसा तो मत करो मेरी जान, दैट की दो लव्स्ट मी, दो यू लव्स्ट मी, तुम मुझसे प्रेम करती हो, एज दो सेस्ट, तुम ऐसा कहा करती थी, तुम ऐसा कहा करती थी कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, तुम्हारे बगैर मेरे जीवन बेकार है। दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरे जीवन का अनमोला नमूना हो, नमूना हो। ठीक है ना, मैं पूरे समझाता हूं इसे, इस लाइन को फिर मैं एक बार करूंगा। दैट कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, ऐसा तो मत करो मेरी जान, तुम मुझसे प्रेम करती हो, एज तो सिर्फ तुम ही ऐसा कहा करती थी, और ये तुम्हारे बगैर मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, बेस्ट है, और तुम ही मेरे जीवन का सबसे अच्छा आर्ट हो। फाइनली इस लाइन का मतलब लेते हैं। कभी कहते हैं कि अपने बिलव्ड को कि जब तुम कराहती हो तो ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे अंदर से हवाओं का बाहर निकलना हो रहा है, बल्कि मेरे जिस्म से, मेरे शरीर से आत्मा बाहर में निकल जाता है। और जब तुम रोती हो बेरहम की तरह तो ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म का सारा खून जम गया है। ऐसा तो मत करो मेरी जान, क्योंकि तुम ही कहा करती थी कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुम में बसता हूं। तुम मुझ में बसती हो और तुम ऐसे करती हो, तुम ऐसे करती हो तो मेरा भी दिल बैठ जाता है। तुम ही कहा करती थी कि तुम मेरे जीवन का सबसे नमूना आर्ट हो, और तुम मनाने पर भी नहीं मान रही हो, तुम ऐसे कर रही हो। लास्ट स्टेंजा इस कविता का, टोटल लाइन इसमें 40 था, 40 लाइन्स, एंड लास्ट स्टेंजा करने वाले हैं। तो आइए। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट और थिंक मी एन इल, लेट नॉट दाई, फिर से दाई आया, दाई मीन्स तुम, डिवाइनिंग का मतलब पवित्र, और हर्ट का मतलब दिल। फोर थिंग, पहले से ही सोच लेना, मी, मेरे बारे में, एनी इल, कोई बुरा। कहता है कभी कि तुम अपने पवित्र आत्मा में, पवित्र दिल में मेरे बारे में पहले से ही बुरा मत सोच लेना। फिर से समझिए दो लाइन का, लेट नॉट दाई यू, लेट नॉट दाई, लेट नॉट यू डिवाइनिंग हार्ट, अपने पवित्र दिल में तुम, फोर थिंग, पहले से ही सोच लेना, मी, मेरे बारे में, यानी तुम पहले से ही मेरे बारे में अपने पवित्र आत्मा में बुरा मत सोच लेना। डेस्टिनी, किस्मत, डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, क्योंकि किस्मत अपना रोल प्ले करती है, किस्मत अपना रोल प्ले करती है। फिर से दाई आया है, एंड और मे दाई फियर्स फुलफिल, और उसे पूरा भी करती है। कहने का मतलब यह है, 4 लाइन का मतलब, कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम अपने दिल में, अपने पवित्र आत्मा में मेरे बारे में बुरा मत सोचना, क्योंकि किस्मत अपना रोल प्ले करती है। ऐसा इसलिए कि जो सोचता है, जो सोचती है वो हो जाता है। तो प्लीज मेरे बारे में तुम बुरा मत सोचना, ठीक है ना। बट, लेकिन थिंक, सोचना, बट थिंक दैट वी आर, बट थिंक दैट वी आर but turned aside to sleep, they who one another keep alive never parted we, मतलब बल्कि तुम ऐसा सोचना, वैसा ना सोच करके, कोई बुरी बात ना सोच करके मेरे बारे में तुम ऐसा सोचना कि दैट कि वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, कि हम लोग एक दूसरे, जो हम लोग एक दोनों हैं, एक ही बेड पे सोए हुए हैं। टर्न्ड असाइड, उलट सोए हुए हैं। मैं तो नहीं रहूंगा तो तुम्हें मैं याद आऊंगा। तुम उस समय ऐसा सोचना कि हम लोग एक ही बेड पे दोनों सोए हुए हैं, बट उलट सोए हुए हैं। जैसे एक आदमी का चेहरा इस तरफ है और एक आदमी का चेहरा इस तरफ है, तो दोनों एक दूसरे को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा।
तो कवि यही कह रहा है कि ऐसा ही सोचना कि हम लोग दोनों जो है कि बेड पे सोए हुए हैं, लेकिन उलट फेस करके सोए हुए हैं, जिसमें एक दूसरे का चेहरा नहीं दिख रहा है। ऐसा सोचना। फिर से कि पहले से ही तुम अपने पवित्र आत्मा में मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोच लेना, क्योंकि किस्मत अपना रोल प्ले करती है और जो सोचती हो वैसा हो जाता है। वो ना सोच करके तुम मेरे बारे में ऐसा सोचो, अच्छा सोचो, और ये सोचो कि हम लोग दोनों एक ही बेड पे एक दूसरे के विपरीत लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव, और वैसे भी जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, नेवर पार्टेड भी, कभी जुदा नहीं होते हैं। अंत का वर्ड यही था कि वैसे भी जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, मरते हैं, वो कभी नेवर पार्टेड भी कभी भी जुदा नहीं होते। तो फाइनल मैं शुरू से इस लाइन को खत्म करता हूँ, स्टार्टिंग स्ट्रेंजर से, और ध्यान से सुन लीजिएगा। कहानी यूं था कि कवि को कहीं जाना था और अपने बिलव्ड एनेमोर से जाते समय कुछ इस कविता के माध्यम से बनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये मेरी बिलव्ड, मैं नहीं जा रहा। मैं इसलिए नहीं जा रहा कि अब तो मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं उब गया हूं, और ना ही मुझे आशा है कि जो दुनिया वाले हैं तुमसे ज्यादा सच्ची मोहब्बत कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि मैं एक दिन इस दुनिया से चला जाऊंगा। इसी दिन के लिए कुछ दिन मैं तुमसे अलग रहूं, ताकि मेरे बगैर तुम जीने की आदतन पड़ जाओ, और फाइनली मैं दुनिया से चला जाऊं तो तुझे जीने में ज्यादा तकलीफ ना हो। दूसरे स्टैंजा में कहते हैं कि देखो ना, कल का सूरज चला गया था और आज फिर आ गया है। हालांकि उसके पास कोई बिलव्ड नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, कोई प्रेमिका नहीं है, फिर भी वो आता है और वही लंबा रास्ता तय करके आता है। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है उसके पास। तो मुझे लेकर डर काहे का, बल्कि ऐसा भरोसा रखो कि हम उस सूरज के मुकाबले ज्यादा गतिमान, ज्यादा तेजी से तुम्हारे पास आएंगे, हम पंख लगा लेंगे तुम्हारे पास, क्योंकि मेरे पास उत्साह है, उमंग है, और सबसे बड़ी चीज तुम हो। तीसरे स्टैंजा में कवि कहते हैं कि देखो ना, इंसान की शक्ति कितनी कमजोर है, कितना कमजोर है इंसान, कि जब उसकी किस्मत में अच्छा पल आता है तो उस अच्छे पल को कंटिन्यू जुड़ नहीं सकता है, और बुरा पल आता है तो उसे हटा भी नहीं सकता है। और क्या कह करके से टाल देता है कि ये तो हमारा स्ट्रेंथ है, ये तो होनी है, ये तो आर्ट है जीवन का, ये तो चलता ही रहेगा। मैं भी अपने आप को यहाँ रोक लूं, मैं भी ठहर जाऊं तुम्हारे लिए, नहीं नहीं, मुझे जाना ही होगा, और मुझे जाना ही होगा। चौथे में तुम जाने का नजदीक समय आता है और बोलते हैं कि जब तुम रोती हो, जब तुम कराहती हो, सिसकियां भरती हो, तो ऐसा मत सोचो कि तुम सिर्फ तुम्हारे से अंदर के हवाओं का निकलना हो रहा है, नहीं, मेरे शरीर से दिल निकला जा रहा है, तुम ऐसे करती हो तो। और जब तुम रोती हो बेरहम की तरह, तो ऐसा लगता है मेरे जीवन का, मेरे शरीर का सारा खून जम गया है। ऐसा तो मत करो मेरी जान, क्योंकि तुम ही कहती हो कि मैं तुम में बसता हूं, और यदि मैं तुम में बसता हूं और तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मुझे भी तकलीफ होती है। लास्ट वाला स्टेंजा में कहते हैं कि मेरे बारे में पहले से ही पहले से ही बुरा मत सोचो, क्योंकि किस्मत ऐसा है कि कभी कभी जो हम सोचते हैं वो हो ही जाता है। बल्कि उसके जगह ऐसा सोचो कि हम लोग दोनों एक ही बेड पे उलट फेस करके, विपरीत चेहरा करके एक ही बेड पे सोए हुए हैं, और वैसे भी जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, मरते हैं, वो कभी जुदा नहीं होते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।